नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी चुनाव हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, सभी चुनावों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है, तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। बात यूपी की करें तो 9 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें 90 उम्मीदवारों में टक्कर होनी है, जिसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के साथ 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें, चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही प्रचार कार्य में लगे लोगों को क्षेत्र से बाहर निकल जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। इस चरण में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग नहीं होगी, यानी मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच जोरदार सियासी जंग होने जा रही है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव में कई नेताओं के सियासी रंग आपने देखे होंगे, लेकिन उपचुनाव की जंग सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच ही दिखाई दे रही है। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई दिख रही है। इस लड़ाई में न ही एनडीए का कोई सहयोगी कूदता हुआ दिखाई नजर आया और न ही इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी चुनावी मैदान में खाद पानी डालता हुआ नजर आया। जी हाँ, दूर दूर तक वो भी नजर नहीं आए जो सपा की साइकिल पर बैठकर लोकसभा चुनाव में अपने हाथ को बुलंद कर रहे थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने समर्थन देने का भले ही ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस का हाथ इस उपचुनाव में धुंध में कहीं गुम हो गया। साथ ही साथ इस चुनाव में मायावती का जोश भी बेहद ठंडा नजर आया। उनके हाथी की चाल सुस्त नजर आई। ना मायावती प्रचार में उतरी और ना ही आकाश को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी। यानी कि तस्वीर बहुत हद तक साफ है, और वो ये कि उपचुनाव में संग्राम सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव के नाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए एनडीए का कोई भी सहयोगी, खास तौर पर ना तो अनुप्रिया पटेल नजर आई, ना ही ओपी राजभर और ना ही संजय निषाद दिखे। खैर, इन सब में दिलचस्प बात यह है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2027 के लिए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सारा खेल राजनीतिक धारणाओं का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा केंद्र में नहीं छू पाई। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसे यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। बीजेपी की तरफ से कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तो सपा की ओर से अखिलेश चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। दोनों ही नेता ये बात अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजे उनके सियासी भविष्य को भी तय करने वाले होंगे, और भूतकाल को भुलाने के लिए ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने कमान खुद संभाल रखी है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चुनावी तवे को तपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत और किसकी हार होती है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे सरकार की सेहत पर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की सेहत पर असर जरूर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी है जनादेश की। 20 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि चुनावी शोर अगले 5 साल के लिए थम जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसी एक गठबंधन को पिछले 2 बार की तरह सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश मिले।
देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड का चुनावी घमासान, थम गया प्रचार का शोर। हेमंत, कल्पना, मोदी, राहुल और योगी ने लगाया जोर। जनता किसकी ओर? तो आखिरकार दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, मगर बीजेपी हो या जेएमएम, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, ऐसा कोई दल नहीं है जिसने चुनावी रण में माहौल बनाने के लिए जोर ना लगाया हो। अगर झारखंड में नेताओं के धुआंधार प्रचार की बात की जाए तो 17 नवंबर तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 जनसभाएं, रांची में एक रोड शो भी किया। गृह मंत्री अमित शाह 16 जनसभाएं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा सभाएं की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1 और तेजस्वी यादव ने 23 से ज्यादा सभाएं की। लेकिन इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने प्रचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। झारखंड राज्य बनने के बाद शायद किसी नेता ने चुनाव प्रचार में इतनी बड़ी संख्या में जनसभाओं को संबोधित किया। 17 नवंबर तक हेमंत सोरेन ने 92 और कल्पना सोरेन ने 98 से ज्यादा जनसभाएं की। एनडीए के खेमे में प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही छाए रहे। मगर इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करने झारखंड नहीं आए, जबकि उनकी पार्टी जेडीयू के 2 नेता चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से उनके करीबी सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर चुनावी रण में हैं, जबकि चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई जनसभाएं की। आरजेडी के 7 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और जेएमएम प्रत्याशी दोनों के पक्ष में 23 से ज्यादा सभाएं की। यानी अब बारी दूसरे चरण की है। प्रचार तो पूरा हुआ, मगर झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग तय कर दी गई है। अब 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग तय करेगी कि आखिर कौन होगा झारखंड का सरताज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। झारखंड में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि उनके संरक्षण में राज्य के कुछ हिस्सों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध गतिविधियों के केंद्र में तब्दील कर रहे हैं। आदित्यनाथ ने कहा 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद इन घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकाल दिया जाएगा और जनता के लिए निर्धारित धन और लूटने वाले झामुमो नीत गठबंधन के नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। आदित्यनाथ ने वादा किया कि राजग सरकार के तहत कम से कम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सुनिए। भाइयों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था और तब एक मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहनों और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया। प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर
लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक एक पक्का घर मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहनों और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे। लाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए 1 अरबपति को दिए जाएंगे। सुनिए। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा।
सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी, फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए, कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहां पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे, वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, एमआरआई की जरूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी। महाराष्ट्र के वसई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलाया। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कहा, पैसे डालते हैं जो मेहनत करते हैं, उसी बैंक में मोदी जी अपने दोस्तों को कर्जा दिलाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे झूठों के सरदार पूरी दुनिया घूमते हैं। कल नाइजीरिया गए थे और जगह जाते हैं, किसी को गला मिलते हैं, किसी को झूले पे बिठाकर बात करते हैं, लेकिन यहां के गरीबों की समस्या सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, महिलाओं को रेप किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर बंदूकों से एक दूसरे को मार रहे। मैं पूछता हूं मोदी साहब, आपको नाइजीरिया जाने के लिए टाइम है, आपको अमेरिका जाने के लिए टाइम है, आपको सारे देश फिरने के लिए टाइम है। 1.5 साल से दंगे मणिपुर में हो रहे, वहां क्यों नहीं जा रहे? आपको फुर्सत नहीं? अरे वहां से तो राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक पैदल आए, हाइब्रिड। ऐसा तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले, और मणिपुर से यहां तक हाइब्रिड भारत जोड़ा के, यानी आधा चलना, कहीं फिर बस में बैठना, ऐसा करके उन्होंने सारा हिंदुस्तान घूमा। आपके पास मणिपुर जाने के लिए समय नहीं। वो शाह आए थे इलेक्शन प्रचार के लिए, इतना फिरे मोदी जी और उन्होंने मिलके, लेकिन एक दिन भी मणिपुर की बात नहीं किए। वहां महिलाओं का रेप हो रहा तो भी उधर देखे नहीं। और जब लोग टीका करने शुरू किए, जब लोग बोलने के लिए शुरू किए, तब कल अमित शाह ने भागकर दिल्ली में किया, मणिपुर में नहीं, दिल्ली में जाकर मीटिंग की। अरे वो मीटिंग यहां भी कर सकते थे, इससे पहले भी कर सकते थे। ऐसे लोग जिनके पास
जिनको हमदर्दी नहीं है, वो लोग अगर ऐसा करते गए तो मैं बोलूंगा ये लोग। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचांक लेवल बढ़ा है। बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पूरे देश में जहां से पराली जलाने का डेटा कम आया है वो पंजाब है। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने के आंकड़े कम कर सकती है तो अन्य राज्य क्यों नहीं कम कर सकते? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कदम उठाना पड़ेगा। माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दुर्गपुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थामा। आपको बता दें, कल आपसे इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत ने केजरीवाल द्वारा उपयोग के लिए गए मुख्यमंत्री आवास को शीशमहल कहा है। गहलोत ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने संदेह जताया कि दिल्ली सरकार के इस रवैये से दिल्ली का विकास नहीं हो सकेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत द्वारा उन पर किए गए जुबानी हमले और इस्तीफे पर कोई भी सीधी टिप्पणी नहीं की। खबर फिरोजाबाद से है, जहां महाराष्ट्र चुनाव में उलेमाओं द्वारा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में फतवा जारी करने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, कहा है यह देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं। वो दौर चला गया जब कुछ लोग फतवा जारी कर सरकारें बना लेते थे और बिगाड़ देते थे, पर अभी भी कुछ विपक्ष के नेता हैं वो फतवा पर विश्वास करते हैं, संविधान पर नहीं, जो कि देश का दुर्भाग्य है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मन से बयान दिया कि कुछ लोग देश को जातियों में बांटकर विघटन करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। ये लोग देश में ही नहीं, जब भारत से बाहर जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं।
खबर अयोध्या से है, जहां एक बार फिर से धूम मची हुई है। प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव मनाई जा रही, जहां 300 से ज्यादा जनकपुर वासी तिलक लेकर अयोध्या पहुंचे। शुभ तिलकोत्सव राम सेवकपुरम में चढ़ा। परिसर में मंच तैयार किया गया है। इस पर राम के स्वरूप में युवक को सिंहासन पर विराजित किया गया। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद विवाह की तैयारी पहली बार हुई, जब प्रभु राम के विवाह के उत्सव पर शुरू हुआ है। पहले भी आयोजन हुए हैं, मगर तब राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ था। राम के विग्रह को ही पूजा जाता था। इस बार प्रभु राम के प्रतिमा के सामने जनकपुरी के लोग तिलक के लिए लाए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।